Greetings everyone, welcome to the channel. I am again back with you to discuss the newspaper of 26th January 2023. आज के पेपर में हम स्पेशली चर्चा करने वाले हैं रशिया और नाटो के बीच में जो वॉर हो रहा है, क्योंकि एक छोटी सी न्यूज़ हमारे सामने आई है जहां पे यूएस और जर्मनी ने ये प्रॉमिस अपना किया था टैंक्स प्रोवाइड करने का यूक्रेन को, उस पर उन्होंने सहमति दे दी है। और कौन से टैंक्स प्रोवाइड कर रहा है यूएस, कौन से टैंक्स प्रोवाइड कर रहा है जर्मनी, क्यों चाहिए यूक्रेन को एडवांस टैंक्स, और रशिया ने किन किन रीजन्स में अपना कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 2023 इज गोइंग टू बी अ टफ ईयर। यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के स्टेटमेंट को भी अगर हम 74th रिपब्लिक डे पे देखें तो हमें पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी टेंस्ड है इंडिया में और क्यों प्रेसिडेंट मैडम ने कलेक्टिव विजडम की बात की है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, साथ में इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ अ सॉवरेन कंट्री ऑल्सो। अब सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने के साथ साथ ये एक तरीके से मल्टी डाइवर्स सोसाइटी भी है, और जब सोसाइटी में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो उसके डिवाइड होने के, उसके टुकड़े होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये टुकड़े वैचारिक हो सकते हैं, ये टुकड़े राजनीतिक हो सकते हैं, ये टुकड़े आर्थिक हो सकते हैं, या ये पॉलिटिकल टेरिटोरियल भी हो सकते हैं। इससे हमें बचाना है अपने देश को, और इंडिया का एसेंस यही है। और इंडिया का जो एसेंस है, जो इंडिया का दिल है, जो आत्मा है, वो संविधान में बसती है। और संविधान बनाए हुए हम लोगों को ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके बारे में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उसमें मॉरल फ्रेमवर्क जो है वो भले ही बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं वो एक नहीं थे, दे वर मैनी एंड दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अलग जगह पे नोट कर लीजिएगा, दैट इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन एक गरीब देश से आज एक शिक्षित देश की तरफ हो गया है, एक कॉन्फिडेंट देश की तरफ हो गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिव विजडम की वजह से हो पाया है। और हमें गांधी जी के सर्वोदय के सपने को पूरा करना है, और संविधान उसमें हमारी मदद कर रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। तो प्रेसिडेंट मुर्मू के स्टेटमेंट से हम दो चीजें निकालेंगे, कलेक्टिव विजडम को निकालेंगे कि इन्होंने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा स्टेटमेंट हम सर्वोदय के लिए निकालेंगे। तो कभी भी हम अगर सब्जेक्टिव राइटिंग करें, ऐसे राइटिंग करें, या कुछ भी चीज़ें लिखें, तो उसमें अब हम इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति मैडम ने ये दोनों टर्म्स यूज़ किए हैं। उसके बाद अडानी जी के शेयर फॉल कर रहे हैं, और ये इनकी कंपनी खतरे में है। बात सिर्फ यही नहीं है कि इनकी कंपनी खतरे में है, उस पर डेट है, उधार है, लेकिन ये गुजरात के कॉन्ग्लोमेरेट जो हैं अडानी जी, इस पे यूएस का एक हिंडनबर्ग रिसर्च करके एक एजेंसी है, जिसने कहा कि 2 साल की उनकी रिसर्च है हिंडनबर्ग की अडानी जी के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा कि इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन बहुत भयंकर तरीके से किए हैं, और फ्रॉड स्कीम 10 साल में बहुत ज़्यादा अनाउंस की है। अब ये रिपोर्ट ऑफिशियल तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे ये इनकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, और ऐसी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट मल्टीपल है, तो वहाँ पे ये स्टेट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने कहा हमारी रिसर्च ने ये पाया कि जब हमने बहुत सारे लोगों से बात करी जो कि इनकी कंपनी में काम कर रहे थे, इनके फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के बाद ऑन साइट विजिट भी करी, कम से कम ऑलमोस्ट 6 देशों में गए जहां पे भी अडानी का इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्होंने कहा कि इट हैड टेकन अ वेरी शॉर्ट पोजीशन ऑन अडानी ग्रुप कंपनीज
through US traded bonds and derivative instruments traded outside India. US traded bonds और derivative instruments traded outside India के ऊपर इन्होंने बात करी। अब बेसिकली होता क्या है, कंपनी जब किसी भी देश में इन्वेस्ट करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पर रिलाई नहीं करती है, उनके देश के पैसे पे भी रिलाई करती है। तो वही है गवर्नमेंट की यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स और वही है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड आउटसाइड इंडिया। तो उस अडानी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उठाया होगा दूसरे देशों में और उसमें मैनिपुलेशन पा रहे हैं ये, ठीक है। बाकी देखिए स्टेट्स वाली न्यूज़ मैं छोड़ रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एडिटोरियल की बात करें तो यहाँ पे ये सेंसरशिप के मामले में बात कर रहे हैं और सेंसरशिप में जहाँ पे भी बात करते हैं हम तो हमारे लिए प्रेस फ्रीडम इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डेमोक्रेसी में प्रेस जो है वो फ्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 50 ट्वीट से ज़्यादा अभी तक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन किया है। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली एलेज कर रही है या एक तरीके से ये कन्वे की कोशिश कर रही है कि 2002 के गुजरात के राइट्स जो हुए, दंगे जो हुए, उसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। ये डॉक्यूमेंट्री एक तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रही है। टाइमिंग को अगर आप देखेंगे तो कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो ने सीधे सीधे ये कहा था कि ही इज़ द बुचरर ऑफ गुजरात, और ये चीज़ उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कही थी। इंडिया ने उनके स्टेटमेंट को कहा कि ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। आई मीन नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल डिग्निटरी, जिसको मैं बोलूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, पॉलिटिकल डिग्निटरी से नहीं आ रहा ये स्टेटमेंट, ऑलराइट। और कोई भी सरकार इस तरह के नैरेटिव बिल्ड करने से बचे। भारत ने उनके स्टेटमेंट की निंदा करी थी और उसके कुछ समय के बाद आज हम देख रहे हैं द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो चुकी है और कहीं ना कहीं मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एक गैप क्रिएट हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी में। ये एक ऐसे दौर में क्रिएट हो रहा है जहां पूरी दुनिया एंड इज एट द वर्ज ऑफ अ वॉर। रशिया और यूक्रेन का एस्केलेशन जो है उसको 1 साल हो चुके हैं। चाइना का ताइवान के ऊपर पोजीशन चेंज नहीं हुआ। चाइना हमारी तरफ भी रस्साकस्सी करे हुए है। पाकिस्तान और श्रीलंका पूरी तरीके से डेट में जा चुके हैं। अरब नेशंस की बात करें तो अरब नेशंस में भी आपस में मिसट्रस्ट की भावना बढ़ रही है। रशिया के कुछ अरब स्टेट्स, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इस्लामिक नेशंस जो थे, रशिया उनको सपोर्ट करता है। पर आज पूरा गल्फ कंट्री, जिनका टाई उन वेस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी है, आज पूरी गल्फ कंट्रीज यूरोप को ऑयल प्रोवाइड करा रही हैं। और रशिया का ये कहना है कि कौन सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली। भारत जैसा देश इसी दौर में इजिप्ट के साथ आज के दिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आता है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत को कहते हैं कि वो उनसे बात करना चाहते हैं। और जब ये सब हो रहा है तो इंडिया ने एससीओ समिट में पाकिस्तान को बुला लिया है। क्या इंडिया मिलिट्री ऑपरेशन करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेगा, या इंडिया आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सिविलियंस को आर्म करेगा? क्या इस आर्म करने से कुछ डिफेंस क्रिएट हो सकता है? क्या ये वॉर जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ये इतना एस्केलेट हो जाएगा कि ये न्यूक्लियर वॉर बन जाए? आखिरकार इस जंग में भारत को शामिल कैसे किया जाए? जब ये सारे सवाल के आंसर्स आप ढूंढने चलेंगे इंटरनेशनली, तब आपको इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का टाइमिंग समझ में आएगा। टाइमिंग पे ध्यान दीजिए दोस्त। इस भारत देश में 2002 में ये कांड हुआ। 2009 से लेकर 2011 तक में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी। साबरमती ट्रेन जलाई गई। 59 हिंदूज वर burned to death. You don't even know if they were Hindus, Muslims or Christians or who were there inside that coach. सवाल यही है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा? दंगा शुरू कहां से हुआ? दिल्ली का दंगा शुरू कहां से हुआ?
तो अभी तो वो तो बहुत रिसेंट की बात है, किसी को नहीं पता, नोबडी नोस। एंड दैट इज़ वाई ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, ये आपके ऊपर है, पर इसको एक मात्र डॉक्यूमेंट्री की तरह अ मैटर ऑफ पास्ट मान के भूल जाना चाहिए। बिकॉज जो कुछ भी हिस्ट्री में हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए, जस्टिस देने के लिए हमने और आपने मिलके अपना विश्वास यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में रखा है। इसको बस उसी तरीके से लें और आगे बढ़ें। जो ऑर्डर है बैन का वो किस पर्टिकुलर लॉ के अंडर आया उसको देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया। इमरजेंसी पावर्स, ये वो इमरजेंसी नहीं है जो हमने संविधान में देखी है, ये वो इमरजेंसी है जब किसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करना रहे, किसी इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना रहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 के, जिसका सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कहता है, जिसमें ट्विटर और यूट्यूब को डायरेक्ट किया गया कि एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट्री विद इन इंडिया और उसका री अपलोड प्रिवेंट किया जाए। ऑलराइट, तो इसके ऊपर प्रेस फ्रीडम की बात हो रही है, सो यू विल ट्राई टू रीड दैट। नाउ दिस अदर इज अबाउट सबमरीन रूमर, टॉर्पेडिंग द सबमरीन रूमर। स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि इंडियन नेवी जो है प्रोजेक्ट 75I क्लास फॉर सबमरीन प्रोडक्शन बंद कर देगा, जो कि अभी इंडिया ने अनाउंस किया था, और स्कॉर्पियन कालावरी क्लास सबमरीन ऑक्युपाई करेगा। ये 5th सबमरीन होंगी INS वागर के बाद, जो कि इसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि नेवी को सिंगल वेंडर ऑप्शन प्रोजेक्ट 75-1 में साउथ कोरिया कंपनी के साथ दिख रहा है, जो कि ओनली बिडर है। अब इसके ऊपर ये पूरा डिफेंस सप्लाईज के ऊपर बात कर रहे हैं ये एडिटोरियल में, तो अब आप इस एडिटोरियल को उसी कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एडिटोरियल्स सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एडिटोरियल आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हेजेमोनी ऑफ डॉलर की बात करें यहाँ पे, तो किस तरीके से डॉलर पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस कर रहा है आज, और डॉलर के कमज़ोर होने से इंटरनेशनली सारे देशों को प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम है ना, और वो बेसिकली पॉलीसेंट्रिक ग्लोबल जियोइकोनॉमिक्स के ट्रेंड में आ रहा है। यानी कि अब सेंटर एक जगह पे नहीं है, कंट्रोल एक जगह पे नहीं है, वो कंट्रोल सब तरफ है। कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की अगर बात करें तो आज वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड ग्रुप बन गया है, जो कि आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर रहा है। ट्रेड आजकल नेशनल करेंसीज में हो जा रहा है, जो कि डॉलर को बाईपास कर रही है, और ऑयल और गैस को नेशनल करेंसीज में भी खरीद लिया जा रहा है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने अरेंजमेंट्स अलग कर रहे हैं, जहां पे डॉलर के थ्रू बात ही नहीं करेंगे, और स्पेशल अकाउंट्स फॉर इंटरनेशनलाइजिंग नेशनल करेंसीज की बात हो रही है। एक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करने की बात हो रही है, और कह रहे हैं ऑथर कि क्या अभी जो मल्टीपोलैरिटी आ रही है, यानी हर देश बिना डॉलर रूट लिए डायरेक्टली कंट्री के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? क्या डॉलर की सुप्रीमेसी आज जो है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में उसको चैलेंज किया जा सकता है? कंट्रीज जो वेस्ट के बाहर है वो मल्टीपोलर सिस्टम में अपने ही तरीके निकाल रही हैं और ऑल्टरनेट करेंसी एक्सचेंजेस लेके आने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनका भी रिस्क और डिपेंडेंस डॉलर पे खत्म हो सके। और ये सब आउटसाइड द वेस्ट हो रहा है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज डॉलर में फ्रेंडली हैं, बाकी सब नहीं है। चाइना और यूएस के बीच में 2018 से जो ट्रेड वॉर हुआ, अकम्पनीड बाय रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ, इस डेवलपमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। आज रशिया का ऑयल और कमोडिटीज जो कुछ भी है वो रूबल में ट्रेड हो रहा है, और डायरेक्टली इंडिया के साथ तो रूपी में कन्वर्ट हो रहा है, इन अ मॉडल सिमिलर टू द रूपी रूबल ट्रेड ऑफ अर्लियर ईयर्स, जिसको हम वॉस्त्रोक्स और नॉस्त्रोक्स के नाम से भी जानते हैं। वॉस्त्रो नॉस्त्रो अकाउंट्स खोल के ट्रेड हो रहा है। तो ये इसके ऊपर आपको ये इकोनॉमिक्स से एडिटोरियल मिला है। दिस एडिटोरियल पर्टिकुलरली इज फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन, ऑलराइट, और उसको आप रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है एस्पिरेंट्स में कि वो ये सोच रहे हैं कि एडिटोरियल को पढ़ना उनको ना पड़े और उनको सब शॉर्ट में मिल जाए। मतलब मैं सालाना देखता हूँ कैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हमको कंपाइलेशन मिल जाए जहाँ से हम पढ़ लें और मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। कुछ पास्ट ईयर के जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी ऐसा कहा और लोगों ने उनकी बात को आंख बंद करके मान लिया। देखिए, मैं एक चीज़ आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ स्ट्रैटेजी के बारे में।
अगर आपको न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस तो है ही, साथ में थोड़ा स्ट्रैटेजी भी अगर सुन लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। स्ट्रैटेजी में आपको जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कभी भी कोई भी टॉपर ये नहीं कहता कि स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र ही मत करिए, डू नॉट रेफ़र। तो ये आपको रेफ़र तो करनी पड़ेंगी। अब रेफ़र का मतलब ये होता है कि आप एक बार उसको पढ़िए तो सही, वन टाइम रीड तो करिए, ताकि एक बैकड्रॉप क्रिएट हो सके आपके दिमाग में, एक कहानी बन सके। अब स्टैंडर्ड बुक्स के साथ साथ आपको एनसीईआरटी को एकम्पनी करना पड़ता है। अब एनसीईआरटी पहले करें या एनसीईआरटी बाद में करें, यह आपका तरीका होगा, लेकिन कुछ लोगों का तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी सिविल सर्विसेज के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी आपके लिए एक बेस बनाता है, और हमारे सिविल सर्विसेज के प्रोग्राम में हम एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि कुछ चीज, देखो, एक तो होता है कि एक चीज़ है हम कोचिंग पर निर्भर करें, नोट्स पर निर्भर करें, और एक चीज़ होती है जब हम सेल्फ टीचिंग करें। और सेल्फ टीचिंग के लिए सर रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मेरा सिंपल सा एक लॉजिक है दोस्त। आप कहते हो ना न्यूज़पेपर के नोट्स चाहिए आपको, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि न्यूज़पेपर के नोट्स मिल तो जाएंगे और बेशक आप अपने नोट मेकिंग कर लेंगे, लेकिन आपको कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नोट्स में फैक्ट्स होते हैं, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आखिरकार कंटेक्स्ट क्या है? ऐसा कहा जाता है जो भी चीज़ हम रीड करते हैं उसका हमको सिर्फ 5% याद रहेगा, जो भी चीज़ हम राइट कर लेते हैं उसका हमको 15% याद रहता है, और जो भी चीज़ हम रीड, राइट, लिसन और साथ में वीडियो अगर देख लें उसका, तो इसका लगभग 40% हमारे ब्रेन में रहता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी चीज़ को ठोस तरीके से करना है तो पहले तो आपको उसको ऑब्वियसली रीड करना पड़ेगा, फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर उसको सुन के और उसके साथ एक वीडियो देख के करेंगे, तब आप अपने 40% एफिशिएंसी पे आ पाएंगे मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो भी हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होंगे। अगर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड नहीं आए तो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड, नॉट ऑल, सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड नहीं होते हैं। यही एक चीज़ है जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट कम विदाउट रीडिंग, बिना पढ़े नहीं आ सकता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पे निर्भर करके आप पूरा दिन नहीं बिता सकते कि ये एब्सोल्यूट वीडियो है। आपको इसको वीडियो को देखने के बाद या पढ़ने के बाद इस वीडियोस को देखना रहेगा, और आप इसमें करते क्या हो, हाउ टू यूटिलाइज द वीडियोस, हाउ टू यूटिलाइज द वीडियोस। इन वीडियोस को कैसे यूटिलाइज करें? गैप फिलिंग करने के लिए। गैप फिलिंग मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपने पढ़ी पर आपको नहीं समझ में आई। कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है पर वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, और हम आपको बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें क्या चाहिए। आप गैप फिलिंग करिए, पर आपको पढ़ना तो खुद से भी पड़ेगा सर। यू विल हैव टू स्टडी। तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के नहीं हो पाएगा। आपको बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है, आप उसको जाइए और उसको वैसे ही पढ़ने की कोशिश करिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट गेहूँ बेचने वाली है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल द व्हीट, बट क्वेश्चन इज वाई। गवर्नमेंट गेहूं क्यों बेचने वाली है और कहाँ से? बफर स्टॉक से। ये बफर स्टॉक क्या होता है? ये बफर स्टॉक वही स्टॉक है जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब किसानों से खरीदती है और आपको राशन कार्ड में जो चीज़ें प्रोवाइड करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में जो चीज़ें प्रोवाइड करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोले तो राशन कार्ड। राशन कार्ड क्या होता है? राशन कार्ड में आपको देते क्या हैं? ये बेसिकली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स देते हैं। क्या देते हैं? सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जहाँ पे दिए जाते हैं वहाँ पे रेट होता है ₹2 पर केजी, ₹5 पर केजी, और उसके बेनिफिशरीज आइडेंटिफाइड होते हैं। तो ये जो राशन कार्ड वाले लोग हैं, आज इनके स्टॉक से गवर्नमेंट 30 लाख टन्स बेचने वाली है, 30 लाख टन बेचने वाली है। उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है
गवर्नमेंट इसको बेचने वाली है ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंडर, OMSS। क्योंकि फसल की उपज कम होने के कारण क्या हुआ है ना, फसल की जो उपज है वो कम हुई है, ग्रोथ प्रोडक्शन है, तो इन्फ्लेशन आ रहा है, अब महंगा हो रहा है गेहूं और चावल, और पर्टिकुलरली गेहूं। हमारे यहाँ गेहूं बहुत खाते हैं और नॉर्थ इंडिया में बहुत खाते हैं, पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार को प्राइस ना बढ़ जाए इसीलिए बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं निकाल के मार्केट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक आटा 38 रुपए किलो हो गया है। और ये अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है। लॉजिक समझ में आया आपको? लॉजिक समझना ज़रूरी है। जब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंटरवीन किया है इन्फ्लेशन को, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए? फूड इन्फ्लेशन। अब ये है बहुत छोटी सी न्यूज़, और न्यूज़ इन कॉर्नर है, क्योंकि देखिए अखबार में कहाँ आई है। तो ये न्यूज़ को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है सर कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया है, बाकी चीज़ें आप देखेंगे। अब रशिया के यूक्रेन वॉर को डिस्कस करने के पहले और भी न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो आपको इजिप्ट का जो है लोकेशन चेक करना चाहिए। इजिप्ट को जब आप लोकेशन इसका चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, ये बेसिकली आपके पर्शियन गल्फ में है। पर्शियन गल्फ को बात करें और गल्फ ऑफ एडन को बात करें, ये दोनों गल्फ को अगर हम बात करें, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ एडन को बात करें, तो ये एक अफ्रीका और एक हमारा मिड अरेबियन कंट्रीज के पास में है। और इजिप्ट जो है इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। इजिप्ट की लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है क्योंकि एक बहुत बड़ा कैनाल, सुएज कैनाल इजिप्ट के पास, इजिप्ट में लाई करता है। एक तरफ इजिप्ट, सामने कैनाल के उस पार इजराइल। अब सुएज कैनाल एक लिंक है, किसके बीच में लिंक है आप क्या बता सकते हैं? सुएज कैनाल लिंक है बेसिकली अरेबियन सी। भारत के लिए अरेबियन सी इंपॉर्टेंट है। अरेबियन सी को जोड़ता है मेडिटेरेनियन सी से, यानी कि एक तरीके से समुद्री रास्ता है यूरोप का। तो इसीलिए इजिप्ट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली, ताकि कल को कुछ भी क्राइसिस हो तो सुएज कैनाल के आसपास के पोर्ट्स को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, या अपना ट्रेड बचाया जा सके। क्योंकि ये सुएज कैनाल जो है ये एक रूट है, इंटरनेशनल रूट, समुद्री रास्ते का एक इंटरनेशनल रूट है जिसके थ्रू ट्रेडिंग होती है। तो ये जब रूट आप सेव कर रहे हो तो बेसिकली आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो? आप अपनी इकोनॉमी को वॉर टाइम सिचुएशन से सेफ गार्ड कर रहे हो। आप अपनी इकोनॉमी को वॉर टाइम सिचुएशन से सेफ गार्ड कर रहे हो। और इसकी टाइमिंग भी सर समझना बहुत ज़रूरी है कि इजिप्ट के साथ अभी क्यों वो हुआ। इजिप्ट इस्लामिक स्टेट है एक, पहली बात। दूसरी, इंडिया को भी पता है कहीं ना कहीं कि वॉर एस्केलेट होने वाला है और होगा ही होगा। 2023 इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी ईयर। इसलिए इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फताह अल सीसी, हिज एक्सीलेंसी हैज़ कम टू इंडिया फॉर द स्पेशल इन्विटेशन ऑन रिपब्लिक डे and the ties have been elevated to strategic partnership. Strategic partnership का मतलब ये है कि भारत पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी, इकोनॉमी सब तरीके से इजिप्ट के साथ अब इंगेज करेगा। इसी लाइट में दूसरी न्यूज़ हमारे सामने आई कि जो हमारा प्रसार भारती है, प्रसार भारती, उसने इजिप्ट के मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट के साथ एक MOU साइन किया है। MOU यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है, जहां पे वो एक दूसरे की कैपेसिटी ब्रॉडकास्टिंग की बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और 3 महीने के लिए आप बेसिकली 3 साल के लिए ये लोग कल्चर, एजुकेशन, साइंस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स पे न्यूज़ शेयर करेंगे। प्रसार भारती की अगर बात करें तो प्रसार भारती के 39 MOUs हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स के साथ, जहां पर वो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्रसार भारती चाह रहा है कि डीडी चैनल्स, डीडी इंडिया चैनल्स जो हैं वो देश के, भारत देश के विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और ये जो कल्चर हेरिटेज है हमारा उसको बता सकें पूरी दुनिया में। तो उसी केस में हमने कल्चरल कोऑपरेशन भी इजिप्ट के साथ बढ़ाया है। साथ में हमें इंडिया ने इजिप्ट को G20 समिट पर भी बुलाया है
और इंडिया इजिप्ट का रिश्ता सही रहे इसके लिए डिफेंस पार्टनरशिप का भी होना ज़रूरी था। इसीलिए इनके साथ डिफेंस पार्टनरशिप जब आ रही है तो ऐसे में ये अरेबियन सी के आसपास के रीजन को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी। ठीक है, तो इजिप्ट हमारे लिए के बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। जब हम इजिप्ट के साथ रिलेशंस इंट्रोड्यूस करें तो हम ये भी लिखें कि ये दोनों सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इंडस वैली और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इजिप्ट चाहता है कि भारत के जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इजिप्ट आएँ। तो ऐसे में हमको याद रखना पड़ेगा कि इजिप्ट के साथ इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अपनी कर ली। फर्दर, नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व किया गया 25 जनवरी को और उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि अभी जो उसने रिमोट वोटिंग मशीन्स जो अनाउंस की हैं वो उनको बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्यों किया? तो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि कोई भी अगर हम इलेक्शन कराने के तरीके में बदलाव करेंगे तो बिना स्टेक होल्डर्स के सुझाव के, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका इंटरेस्ट लगा हो, और बिना पॉलिटिकल पार्टीज के समर्थन के नहीं करेंगे। ऑपोजिशन ने इस रिमोट वोटिंग मशीन पे क्या किया? प्रोटेस्ट किया है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी रिमोट इलेक्शन वोटिंग मशीन को डिस्प्ले नहीं किया है। फर्दर अगर हम बात करें तो रीसेंट अमेंडमेंट्स इस देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हुए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में चेंजेस हुए, जहां पे इलेक्टोरल रोल की हम बात कर रहे थे। अभी तक क्या था कि अगर आप 1 जनवरी को अगर 18 साल के नहीं हो तो आप वोट नहीं कर सकते। अब जिसका बर्थडे मार्च में है उसी साल, तो वो वैसे भी वोट नहीं कर सकता। तो सरकार ने क्या किया, साल भर में 4 डेटें निकाल दी, अमेंडमेंट ऐड कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव कर दिए और 4 डेट्स अनाउंस कर दी ऑलमोस्ट 3-3 महीने बाद। तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, इसी तरीके से जुलाई, अगस्त और उसी के बाद आपको 1 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया तो अप्रैल में 1 तारीख हो गई, फिर अप्रैल, मई, जून हो गया, 1 जुलाई हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया तो 1 अक्टूबर हो गया। तो इस तरीके से 4 डेट्स अनाउंस कर दी। इन तारीख को अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो उस साल आपको वोटर आईडी मिल जाएगी। और इसकी वजह से कह रहे हैं 1.5 करोड़ नए वोटर्स जुड़ गए। 4 कट ऑफ जब अनाउंस की गई, और भी चेंजेस किए गए हैं। अब ये रिमोट वोटिंग मशीन का पर्पस क्या था, ये तो आपको पता ही होगा कि इनका पर्पस क्या है। कोई भी अगर माइग्रेंट वर्कर है जो कि दूर चला गया, माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें जो कि बिहार से जाके बेसिकली महाराष्ट्र में काम कर रहा है, अब वो चुनाव में पार्टिसिपेट करना है उसको अपने बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ उसका घर सिचुएटेड है, वहाँ के लिए उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का व्यक्ति चुनना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना होगा, जो भी है। तो वो अपना वोट कास्ट करने के लिए बिहार वापस आएगा। अब गरीब है, वर्कर है, क्या उसको वोटिंग के लिए छुट्टी मिलेगी? अच्छा, आप खुद एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, अगर आप वर्किंग होंगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर जिस दिन इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन वाले दिन कायदे से हाफ डे होना चाहिए। कंपनीज अगर हाफ डे ऑब्जर्व करेंगी तो कंपनी खुद बोलेगी कि हम तुमको छुट्टी दे रहे हैं वोट डालने के लिए। और इनफैक्ट कॉरपोरेशंस जो हैं, कंपनीज जो हैं, कॉरपोरेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, ये सब अपने वर्कर को खुद एक साथ वोट कराने के लिए ले जा सकते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लेकिन अगर वर्कर लोकल होंगे तो, अगर वर्कर दूसरे शहर के हैं, दूसरे के हैं, तो उनको आपको पूरे दिन छुट्टी करनी चाहिए ताकि वो जाके वोट दे पाए। ये रिस्ट्रिक्शन लगता है, कंपनी उनको इलेक्शंस वाले दिन हाफ नहीं देती। वो आदमी को लगता है कि यार वो या तो हम वोट डाल लें या तो हम कमा लें, एक दिन का छुट्टी कैसे होगा? तो गवर्नमेंट इस जगह पे इंटरवीन कर सकती है कि इलेक्शंस वाले दिन गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कि बेसिकली कोशिश करें कि कंपनीज छुट्टी दें। अब क्योंकि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, राइट टू वोट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। राइट टू वोट मेयरली एक ड्यूटी है, राइट टू वोट मेयरली एक लीगल राइट है आपके लिए, एक तरह का लीगल राइट है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कंटेक्स्ट, छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, जनरल कंटेक्स्ट आपको दिया, आप खुद सोचिएगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर होता तो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती कि छुट्टी होनी है राइट टू वोट पे, पर क्योंकि राइट टू वोट एक मेयरली स्टैट्यूटरी राइट है,
जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से निकल के आता है, उसके अंदर ऐसा पार्लियामेंट ने कोई सुझाव नहीं दिया है। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारियों को आपको पता है कि क्या चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक, फर्दर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राणा आयूब के ऊपर मामले की सुनवाई बाद करेंगी, और कोर्ट को मना कर दिया है, गाजियाबाद के कोर्ट को, क्योंकि राणा आयूब जी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का क्या किया, रूल प्रोविजंस फॉलो नहीं किए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजंस बेसिकली क्या करते हैं, जब दूसरे देश से आप फंडिंग लेते हैं तो आपको कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन रिक्वायर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन रिक्वायर्ड है। इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की कंडीशंस जो है वो हमें याद करनी पड़ेंगी। ठीक, अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, उसी डॉक्यूमेंट्री का सेकंड पार्ट जो है वो भी यूनाइटेड किंगडम में एयर किया जा रहा है ना, जहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे इंसिडेंट्स को 2017, 2019, 2020 तमाम तरह की चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पूरी तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत देखिए, बिना आग के धुआं भी नहीं होता, और कोई हमेशा सही नहीं होता, कोई हमेशा एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होता। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि अगर आप हिस्ट्री को करेक्ट करने चले जाएंगे तो आप ज़रा बताइए कि हिस्ट्री को कितना पीछे से आपको करेक्ट करना है, कितना रिवाइंड आप जाना चाहेंगे। आपके हिसाब से 10 साल की पहला इतिहास आज सही किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे 50 साल पहले जो गलती हुई उसको भी सही कर लेते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे 1000 साल पहले जो हमसे गलती हुई थी वो भी सही कर लेते हैं। फिर कोई कहेगा अरब स्प्रिंग, बाबर जब आया था तब वाली गलती को अभी सही कर लेते हैं। फिर बाबर पैदा होने के पहले अगर कोई और राजा आया था, हुन डायनेस्टी आई थी, तो उसको सही कर लेते हैं। कितने पीछे का इतिहास आप सही करना चाहते हैं, बात इस पे है, सवाल वो है। इसीलिए वास्तविकता में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। यहाँ पे भारत के जो युगांडा बॉर्न इंडियन ओरिजिन पीयर हैं, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है, जिनका नाम दोलार पोपात है, उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये वन साइडेड है, और बीबीसी को बोला कि इसको एयर मत करिए क्योंकि इसमें टेंस सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कहाँ पे, ब्रिटिश हिंदूज और ब्रिटिश मुस्लिम से। तो ऐसा नहीं है दिक्कत सिर्फ भारत में है, ब्रिटेन में रहने वाले हिंदूज और ब्रिटेन में रहने वाले मुस्लिम्स के बीच में भी रस्साकसी तनाव बन रहा है, और एक तरीके का गलत नरेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। पुराने घावों पे नमक छिड़का जा रहा है, और ब्रिटिश हिंदूज और ब्रिटिश मुस्लिम्स में नफरत का आग पैदा हो रहा है, जो कि इंडिया को एक इनटॉलरेंट नेशन बताना चाहता है, जहाँ पे मुस्लिम्स आर परसिक्यूटेड। अब यूट्यूब में आजकल बहुत वायरल हो गई हैं ऐसी वीडियोस, दैट राम राज्य सिनोनिमस टू रोम राज्य, और हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है ही, इस तरह की बातें हो रही हैं। जामिया मिलिया में हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्या कर रहे थे ये लोग? बेसिकली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बिना प्रशासन से पूछे, यानी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से बिना पूछे शोकेस करने जा रहे थे। जामिया मिलिया एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको वार्न किया, नहीं वार्न हुआ तो हेवी पुलिस करके इनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह का एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस उनको 24 आवर्स तक कर सकती है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है पुलिस 24 घंटे तक आपको अरेस्ट कर सकती है। 24 घंटे से ज़्यादा आपको कस्टडी में रखा तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, अच्छा पुलिस आपको सुबह 11 AM पे अरेस्ट करती है और 11 PM पे रिलीज कर देती है। पुलिस आपको सुबह 11 बजे अरेस्ट करती है, 12 घंटे बाद आपको छोड़ देती है। अगली सुबह फिर सुबह 11 AM पे आपको अरेस्ट करती है और 11 PM पे आपको छोड़ देती है। इस तरीके से पुलिस लगातार रिपीटेड अरेस्ट कर सकती है। 24 घंटे के पहले आपको छोड़ दे रही है और उसके बाद फिर से अरेस्ट कर ले रही है। आपको रिपीटेडली अरेस्ट कर सकती है पुलिस एवरी डे, अगर आप मिसक्रिएंट हैं तो। क्या ये बात आपको पता थी? पुलिस वाले ऐसा नहीं करते क्योंकि पुलिस वाले एक ही अरेस्ट में इतना भय पैदा कर देते हैं लोगों के मन में, जो कि खतरनाक है। लेकिन कल को अगर आप IPS ऑफिसर बने तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप पुलिस में होके अगर आपने किसी को अरेस्ट किया और उसके मन में भय की भावना पैदा कर दी तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है पुलिस पे इसी वजह से डगमगा जाता है। इसी वजह से लोग FIR नहीं करते, इसी वजह से कोई कानून व्यवस्था के पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता है,
क्योंकि जो कानून के व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं वो एक भय का भाव बनाते हैं आम जनता के मन में। आप अगर नॉर्मल प्रोविजंस को फॉलो करेंगे तो आप 24-24 घंटे में अरेस्ट करिए और उसके 24 घंटा पूरे होने के पहले रिलीज कर दीजिए और बाकायदा डेट दिखाइए कि इस तारीख को इतने बजे अरेस्ट हुए और इस तारीख को इतने बजे छोड़ दिए गए, और अगले दिन फिर अरेस्ट करिए और उसका जस्टिफिकेशन दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। ऐसा जब पुलिस बिना, और अरेस्ट में ये नहीं होता कि जेल के अंदर डालना रहता है। अरेस्ट डज नॉट मीन दैट यू आर बीइंग पुट बिहाइंड बार्स। अरेस्ट का मतलब ये होता है जब कहते थाने चलो और थाने में बैठो और मेरे सामने जो बेंच लगी है वहीं पे तुमको बैठे रहना है, तो बस वो मैटर करता है। और अरेस्ट में पुलिस आपसे आपके इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स को भी अपने उसमें रह सकती है, आपका वॉलेट ले सकती है, आपका मोबाइल फोन ले सकती है, तो आपको रखेगी अपने पास। मेंटली आप डिप्रेस हो जाओगे और एक समय के बाद आप अपने नैरेटिव को, आप अपने एक्शंस को सुधार लोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है। फर्दर अगर हम बात करें तो रिपब्लिक डे वाले दिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया। एसपी फाउंडर मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया गया पद्म विभूषण, और दिलीप महालनोबिस को दिया गया। ये दिलीप महालनोबिस का नाम हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS इन्वेंट करने में जानते हैं। 1971 बांग्लादेश वॉर में ये एक तरीके से रेफ्यूजी कैंप में थे जहाँ पे लोग बेसिकली कॉन्स्टिपेशन और वाटर और सॉल्ट, मतलब सॉल्ट और शुगर के इम्बैलेंस से मर रहे थे। तो इन्होंने उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला था कि नमक चीनी और पानी का रेशियो इन्होंने बताया, वैसे घोल दो और सलाइन वाटर पी जाओ। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में बैलेंस बन जाएगा उस चीज़ को, और WHO ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरीके से 412 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं रिपब्लिक डे वाले दिन। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को SCO समिट में इनवाइट किया गया है, तो SCO समिट के ऊपर आप बिल्कुल नोट्स बनाइए। और यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, रशिया और इंडिया पहली बार आमने सामने आ सकते हैं G20 समिट होने के दौरान भी। पोप ने क्रिटिसाइज़ किया है कि होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट मेरे को सुनने में मिला। ये पोप ने कहा कि देखिए, अपराध में और सिन में डिफरेंस होना चाहिए। सिन कल्चर और रिलीजन की वजह से होता है और अपराध कानून व्यवस्था की वजह से होता है। तो कोई चीज़ सिन हो सकती है पर उसको क्राइम कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबके अधिकार इफेक्ट होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ पोप ने कही कि हाँ, अगर लेस्बियन और गे लोग जैसे लोग, बाइसेक्सुअल लोग अगर करते हैं तो वो सिन है उनके रिलीजन के हिसाब से, वो पाप है, पाप लगेगा, क्योंकि डिसऑर्डर्ड एक्ट है अपने आप में, अगेंस्ट द नेचर है अपने आप में, लेकिन उसको क्रिमिनलाइज मत करिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। एक बढ़िया सा ये भी देखिए हमारे सामने आर्टिकल आया, अर्थ का जो इनर कोर है वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। अब आपको पता है कि अर्थ का कॉम्पोजिशन जो है वो 5000 किलोमीटर अंदर तक है। 5000 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम तो हमको अर्थ कई लेयर्स में है, जिसमें क्रस्ट है, मैंटल है, इनर आउटर कोर है और इनर कोर है। तो हमारा जो ये इनर कोर है, ये इनर कोर ये कैसा है, ये सॉलिड है, अपना इनर कोर सॉलिड है, और उसके ऊपर ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड है। लिक्विड के ऊपर बेसिकली अपना मैंटल है, मैंटल प्यूमा, ये सब पढ़ा ही होगा आपने, जो कि लावा बन जाता है जब बाहर फट के आता है, और उसके बाद क्रस्ट है। तो अंदर वाला कोर जो है, अगर अर्थ ऐसे रोटेट करती है तो अंदर वाला कोर ऐसे रोटेट करता है, इस डायरेक्शन में। अगर अर्थ ऐसे रोटेट करती है तो अंदर वाला कोर ऐसे डायरेक्शन में रोटेट करता है। और अभी बहुत सारे अर्थक्वेक जो हुए उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि इनर कोर है स्टार्टिंग 1970s में काफ़ी तेज़ घूम रहा था, और 2009 के बाद अर्थ के रोटेशन के साथ उसका स्पिन हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अर्थ के इनर कोर के रोटेटिंग का, ये चीज़ें अभी भी स्टडी में चल रही हैं। इसके बारे में कुछ पता अभी हमें अपने को है नहीं। फर्दर यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट वर्सेस बैंक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक्स आपसे क्या कराता है सर, डिपॉजिट, और डिपॉजिट में आपको क्या देता है, इंटरेस्ट। यानी कि आप जितना ज़्यादा बैंक के पास डिपॉजिट करोगे उतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा तो हर कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा। जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो बैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बैंक की कैपेसिटी इन्वेस्ट करने की, यानी लोन प्रोवाइड करने की बढ़ जाएगी। और उसी की तरफ गवर्नमेंट, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करती है। सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है,
government security is what? When government is in need of money. When government is in need of money. गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ मनी, तो गवर्नमेंट जो मनी लेती है वो कहां से लेके आती है? वो स्मॉल सेविंग्स स्कीम से लेके आती है, स्मॉल सेविंग्स स्कीम से। ये स्मॉल सेविंग्स स्कीम क्या होती है? जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, यहां पे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की बात है, इस योजना की बात है। किसान विकास पत्र एक योजना, दूसरी योजना किसान विकास पत्र, तीसरी योजना आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और चौथा सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। इन सब में जो इंटरेस्ट है वो सरकार ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब सरकार ने जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो एक आम नागरिक है, पीपल, वो बैंक में अपना पैसा जमा करने की बजाय सोच रहे हैं कि हम सरकार के स्मॉल सेविंग्स में इन्वेस्ट कर दें। अब सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करती है, ये सरकार के ऊपर है। ये सरकार की क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करती है। ऑब्वियसली जब क्या होगा, जब सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा क्यों चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। जब सरकार यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो जाएगा गवर्नमेंट की इनकम से, तब गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करेगी, और गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर रही है तो इसका मतलब लोग सरकार को पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में पैसा ज़्यादा लगा रही है। और वहीं अगर आरबीआई डिपॉजिट पे पैसा ज़्यादा बढ़ा रहा है तो आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा, और उससे होगा क्या? देखिए, दोनों चीज़ें अल्टीमेटली क्या कर रही हैं? मनी सर्कुलेशन की बात कर रही हैं। ये मनी सर्कुलेशन कब सरकार के पास होना चाहिए पैसा ज़्यादा और कब बैंक के पास होना चाहिए, उसके ऊपर बात है। तो यही हमारे लिए GS3 के इकोनॉमी के ऊपर बात है, और इसके ऊपर 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब अगर इन्फ्लेशन होगा तो सरकार करेगी क्या, या आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीद लेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच देगी। देखिए, अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब लोग सरकार को पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोगों को वांट मनी, लोगों को पैसा चाहिए। अब आरबीआई को, और इन्फ्लेशन कब हो जाता है? जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगे, तब इन्फ्लेशन हो जाता है। अब आरबीआई को इस इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या बोलेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगी, बोलेगी सर ये जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये हम आपसे बाई कर ले रहे हैं, ताकि जो पैसा आपके पास आया था वो अब आरबीआई के पास आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखो, इसीलिए मैंने तुमको क्या बोला था, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का मनी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी का मनी चैप्टर, इंडियन बैंक्स का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के वॉर की। ज़रा इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिए। अब आप जब इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूक्रेन का सदर्न हिस्सा, यूक्रेन का सदर्न रीजन जो है वो जा चुका है, और यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि ऑरेंज वाला एरिया जो है वो इलाका है जो कि रशिया ने कंट्रोल कर लिया है, अब इसके बाद अब अगर आप ये ब्लू वाले इलाके को देखेंगे, इफ यू विल लुक एट द ब्लू एरियाज, दीज आर द एरियाज दैट यूक्रेन हैज रिक्लेम्ड फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कुछ एरिया जैसे ओब्लास्ट, डुहांस्क ओब्लास्ट, लुहांस्क एरिया, डोनेस्क, मारियोपोल, मेलिटोपोल, ज़ेपोरिजिया, खरसोन ओब्लास्ट, ये सारे इलाके रशिया के कंट्रोल में हैं। ठीक, और ये वाले जो इलाके हैं बेसिकली ये रशिया के कंट्रोल में काफ़ी पहले से थे, 2022 के पहले से थे, और उसके बाद ये नई क्लेम टेरिटरीज है, और ये टेरिटरी क्या हो सकती है? एक्सपैंड हो सकती है ऐसे। अब रशिया को आप देखेंगे तो ब्लैक सी में उसके पास एक्सेस लिमिटेड है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ,
बट मैं आपको एक गाइड एक एक तरीके से आई कैन टेल यू, रशिया यूक्रेन को इस तरीके से टेक ओवर करना चाहता है। इतना हिस्सा रशिया लेना चाहता है यूक्रेन का, और यूक्रेन नाम मात्र का इधर वाला जो इलाका है वो यूक्रेन बचेगा। आप अगर इस छोटे वाले मैप को देखेंगे तो मैं इस वाले मैप में आपको समझाने की ये चीज़ कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। रशिया अगर यूक्रेन को ऐसे कॉर्नर कर देगा तो ये पूरा रशिया हो जाएगा और ब्लैक सी रशिया के पास आ जाएगी, यानी रशिया का ट्रेडिंग रूट जो है वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी पे आप चले जाओगे। रशिया के पास आज एक्सेस नहीं है सी रूट्स का, नॉर्थ बर्फ से घिरा रहता है और वो ईस्ट साइड से ट्रेड करता है तो उसको बहुत लंबा पड़ता है वो रास्ता। ऐसे केस में इकोनॉमी की भी बात है, और यूक्रेन नाम मात्र का इतना बचेगा। और जब ब्लैक सी पे कवर कर लेंगे तो यहाँ पे एक ये एरिया बफर एरिया हो जाएगा, यूरोप इस साइड से रशिया की तरफ बढ़ नहीं सकता है। ये स्ट्रैटेजी चल रही है इनकी, इसी वजह से पूरी लड़ाई चल रही है। बात करें टैंक्स की तो मेजर वॉरफेयर जो भी होता है वो लैंड में होता है, और रशिया अपना ट्रूप्स का मोमेंटम बढ़ा रहा है। 3 लाख नौजवान उसने और ऐड कर दिए अपनी लड़ाई में, और ईस्ट और साउथ से यूक्रेन को घेर ही रहा है। ऐसे में जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं बड़े एडवांस्ड हैं। ये बैटल टैंक्स इस तरीके के हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा बड़े बड़े गोलों का भी असर नहीं होता, और ये लैंड में बहुत तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि इन लेपर्ड 2 टैंक्स की कैपेबिलिटी ऐसी है कि ये 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। 500 किलोमीटर तक का रेंज है इनका एक बार के फ्यूल में, और 112 mm की स्मूथ बोर गन है और 2 लाइट मशीन गन्स हैं। इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। रशिया ने बेसिकली इनका जो एक्सपीरियंस है वो जर्मनी के साथ खतरनाक है, क्योंकि जर्मनी ने भी, नाजी जर्मनी के दौरान हिटलर ने भी रशिया को कुछ इसी तरीके से अटैक करने की कोशिश की थी। तो जर्मनी थोड़ा सा सेंसिटिव है हिस्ट्री को लेके, और वो नहीं चाहता कि मेरे टैंक्स अगर पार्टिसिपेट करें तो रशिया उनके बारे में कुछ सोचे या एस्केलेशन बढ़े। तो इसी वजह से नाटो और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होने लगी, क्योंकि जर्मनी नाटो का पार्ट है, यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। आज यूक्रेन को रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ यूएस क्यों सपोर्ट करेगा। तो 2 देश हैं जिसने, यूएस और जर्मनी, जो कि लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर हैं यूक्रेन के, तो उन दोनों ने एग्री कर दिया। यूएस ने कहा अब अब्राम टैंक्स हम आपको दे देंगे, और यूक्रेन ने कहा कि जर्मनी ने कहा कि हम आपको अपने बेसिकली ये वाले टैंक्स दे देंगे, लेपर्ड 2। उसी तरीके से फ्रांस ने भी बात की है, फ्रांस भी बोल रहा है कि हम आपको चीज़ें दे देंगे। लंदन ने बोला, यूके ने बोला कि हम आपको अपने 14 चैलेंजर 2 बैटल टैंक्स दे देंगे, और फ्रांस ने कहा कि हम AMX 10 RC नाम के एंटी टैंक गाड़ियां आपको दे देंगे। तो ये नाटो अलाइज का समर्थन आ चुका है, और ये सबसे बड़ा समर्थन है जो कि अनाउंस किया जा रहा है। इसका मतलब आप तैयार रहिए, कमिंग मंथ्स में पीस नेगोशिएशन नहीं, वॉर एस्केलेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये PDF हाईलाइटेड वाला मिल जाएगा, आप इसको रीड करने की कोशिश करिएगा। ये एनालिसिस आज का यहीं ख़त्म होता है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एनालिसिस में।